का, और अवेत्री स्त्रोर घय नियम से घय प्रत्यय, कृत अतिंग से कृत संज्ञा, आर्धातुकम शेष से आर्धातुक संज्ञा, और घय का जब अशेष रहता है वही कार्य यहां भी होगा। लसक्वतदिते से ककार की और हलंत्यम से यकार की, और तस्य लोप से लोप करने के बाद हमारे पास ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय कृदंत प्रकरण में उत्तर कृदंत से अवेत्री स्त्रोर घय नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत के अनेकों नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। नियमों में प्रयुक्त प्रत्ययों को, आगमों को, आदेशों को शब्दों में प्रयोग करके आपके सामने प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार किन शब्दों में कहां पर आगम हो रहा है, कहां आदेश हो रहा है, कहां प्रत्यय कौन कौन सा आ रहा है। आइए आज हम अपने विषय को प्रारंभ कर रहे हैं कहां से, अवेत्री स्त्रोर घय नियम से। नियम क्या कह रहा है? नियम कह रहा है कि अव उपसर्ग पूर्वक, क्या अव उपसर्ग पूर्वक त्रि और सत्री धातुओं से घय प्रत्यय हो। यहां पर ऋकारांत दीर्घ है, ठीक है। कौन सा प्रत्यय हो? घय प्रत्यय हो। पूर्व कक्षाओं में भी हमने घय प्रत्यय के बारे में चर्चा की थी, परंतु वहां भिन्न नियम था, अर्थात भिन्न सूत्र से घय प्रत्यय आ रहा था। यहां किस नियम से आ रहा है? अवेत्री स्त्रोर घय नियम से, ठीक है। अब उदाहरण क्या आ रहा है? एक तो आ रहा अवतार है। अब अवतार में धातु क्या है? अवतार तो आप समझते हैं कि परमात्मा का अवतार, जैसे भगवान विष्णु के राम अवतार हैं, कृष्ण अवतार हैं, बजरंगबली हनुमान को शिव जी के अवतार मानते हैं। तो अवतार शब्द अर्थात अवतार लिया है इन्होंने उनका, पूर्वजों का या महापुरुषों का। तो अवतार से आप क्या समझे जी? अब अवतार में धातु क्या है, इससे आप क्या समझे? अवतार में त्रि धातु है, त्रि और स्त्री धातुओं से घय प्रत्यय होता है। तो सर्वप्रथम अवतार है। अवतार में कौन सी धातु है? त्रिधातु है। त्रिधातु की भुवादेव धातु ऐसे धातु संज्ञा हो जाएगी, और उपसर्गा क्रिया योग्य से उपसर्ग संज्ञा भी कर देंगे। किसकी? अव की। क्योंकि अब त्रि स्त्रोर घय नियम क्या कह रहा है कि अब उपसर्ग पूर्वक त्रि और स्त्री धातुओं से घय प्रत्यय होगा। तो उपसर्ग पूर्वक है तो ते प्राग धातु से धातु के पूर्व में उपसर्ग का प्रयोग होगा। जब उपसर्ग का पूर्व में प्रयोग हो जाएगा तो हमारे पास रूप क्या बनेगा? अवत्री। अब उपसर्ग है और त्रिधातु है। तो अभी अभी जो नियम पढ़ रहे थे, अवेत्री स्त्रोर घय नियम से घय प्रत्यय आ गया, तो घय आ गया। अब कृदंत प्रकरण पढ़ रहे हैं तो कृत अतिंग से कृत संज्ञा, आर्ध धातुकम शेष से आर्ध धातुक संज्ञा करने के पश्चात घय की घकार की इच संज्ञा प्राप्त है। किस नियम से? लसक्व तदिते से। और य की हलंत्यम से, क्योंकि अंतिम हल है, इच संज्ञा प्रकार है, इच संज्ञा प्राप्त है। और तस्य लोप से लोप हो जाएगा जिन जिनका हमने इच संज्ञा की है। तो घय में हमारे पास क्या शेष रहा? अ, क्योंकि घकार की लसक्व तदिते से होगी, यकार की हलंत्यम से। तो अब त्रि अ, इतना रूप शेष रहा हमारे पास जी। तो एक नियम आता है अचो यणिति। अब दीर्घ है, री को वृद्धि की प्राप्ति हो रही है। अचो यणिति से ऋकार को वृद्धि आदेश हो जाएगा, और साथ में ऊर्ण रपर सूत्र आ जाएगा, रपर भाव कर देगा। और जब ऊर्ण रपर सूत्र रपर भाव करेगा तो त्रि को वृद्धि क्या होगी? तार, तार बन जाएगा। अवतार, ठीक है। और मिला देंगे तो अवतार। कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो अवतार है रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है ये अवतार नियम, शब्द। हर स्थान पर पूछा जाता है कि अवतार में कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है, पूछ ली जाती है, परंतु हम नहीं बता पाते। क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता, हम उसका अभ्यास ही नहीं करते। अब आपको पता चल रहा है कि अवतार में कौन सा प्रत्यय है? घय प्रत्यय है। अवेत्री स्त्रोर घय नियम से अब उपसर्ग है।
ठीक है ना जी। त्रिधातु को वृद्धि किससे हो रही है? अचो यणिति से। आ गई ना समझ में? तो ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण आता है अवस्तार। क्या है? अवस्तार है। यहां पर भी अव उपसर्ग है, स्त्री धातु है, पहले त्रिधातु थी, यहां स्त्री धातु है। बाकी सभी कार्य पूर्व के समान ही है। उपसर्गात क्रिया योगे से उपसर्ग संज्ञा, ते प्राग धातु से धातु के पूर्व में प्रयोग उपसर्ग का, और अवे त्रिस्त्रोर घय नियम से घय प्रत्यय, कृत अतिंग से कृत संज्ञा, आर्ध धातुकम शेष से आर्ध धातुक संज्ञा, और घय का जब अशेष रहता है वही कार्य यहां भी होगा। लसक्वतदिते से ककार की और हलंत्यम से यकार की, और तस्य लोप से लोप करने के बाद हमारे पास शेष क्या रहता है? अवस्त्री अ। अवस्त्री अ होने के बाद अचो यणिति से वृद्धि, इसको स्त्री धातु के रिकार को, और ऊर्ण रपर से रपर भाव कर देंगे तो वृद्धि क्या होगी? आर। तो अवस्तार अ, अवस्तार अ, और इनको मिला देंगे और कृत धित समासास्थ से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे तो अवतार बन जाएगा, और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो अवस्तार रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है हलस्य। क्या नियम आता है? हलस्य। अब हलस्य नियम क्या कह रहा है? नियम कह रहा है कि हलंत धातु से घय प्रत्यय हो। किससे? हलंत धातु से घय प्रत्यय हो। ठीक है, ये अपवाद है। ठीक है, घ का। अब उदाहरण क्या है? रमते योगिनो अस्मिनिति राम है, अर्थात राम शब्द आ रहा, राम है। ये अजंत सुबंत में जैसे राम रामौ रामा रामम रामौ रामान रामेण रामाभ्यम रामई रामाय रामाभ्यम रामेभ्य रामात रामाभ्यम रामेभ्य रामस्य रामयो रामाणाम रामे रामयो रामेषु हे रामौ हे रामा। आपने रूप तो पढ़ा होगा, पढ़ा ना? तो ये यहां पर कृदंत प्रत्यय लगकर राम रूप बनता है, अर्थात रमते योगिनो अस्मिनिति राम है। ये देखो, रमन्ते योगिनो अस्मिनिति राम है। ठीक है, तो राम क्या है? परब्रह्म, परमात्मा। तो धातु क्या है इसमें? रम धातु है। रम धातु से भुआद धातु से धातु संज्ञा हो गई, और हलस्य जो अभी अभी नियम पढ़ रहे थे, तो हलस्य से क्या हो गया? घय प्रत्यय। क्या हो गया? घय प्रत्यय। और घय प्रत्यय होने के बाद कृत अतिंग से कृत संज्ञा, आर्ध धातुकम शेष से आर्ध धातुक संज्ञा। और जैसे पूर्व सिद्धियों में हमने अवतार अवस्तार में घय का संज्ञा करके लोप करके अशेष बचा था, वैसे ही यहां पर भी अशेष रहेगा। लसक्वता दिते से तो घकार की संज्ञा, हलंत्यम से यकार की, और तस्य लोप से लोप। लोप होने के बाद यहां पर राम है, रम धातु है अशेषरा घय का। तो एक नियम आता है अत उपधाया। नियम क्या कहता है? सूत्र से उपधा को वृद्धि हो जाएगी। अब रम में उपदा क्या है? र में अ, धातु के र में अ, तो उपदा को वृद्धि होगी तो क्या होगा? ए को आ, तो राम अ मिला देंगे तो राम है। कृत धित समासास्थ से प्रातिपदिक संज्ञा, स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करने के बाद विसर्ग आदि हो जाएंगे और राम रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है ना? और जब जहां सुबंत में हम राम की सिद्ध करते हैं तो राम शब्द है, अर्थवत अधातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं, क्योंकि वो प्रातिपदिक ये धातु है, रम धातु। ठीक है, धातु क्या है? रम धातु है। रमन्ते योगिनो अस्मिनिति राम है। अब दूसरा उदाहरण आता है अपामार्ग। दूसरा उदाहरण क्या है? अपामार्ग। अपामार्ग का क्या अर्थ है आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, अब धातु क्या है? मार्ग में मृज धातु है। अपामार्ग में अप उपसर्ग पूर्वक रहते भुआद्य धातु से मृज धातु की धातु संज्ञा हो जाएगी। उपसर्ग क्रिया योग से उपसर्ग संज्ञा, और ते प्राग धातु से उपसर्ग का धातु के पूर्व में प्रयोग। और जो नियम पढ़ा था अभी अभी हलस्य, नियम से घय प्रत्यय आ जाएगा।
जैसे राम शब्द सिद्ध किया था वैसे ही ये हलस्य रहेगा। इसमें अप उपसर्ग पूर्वक मृज धातु है। घय का शेष रहेगा कृत संज्ञा अर्धातुक संज्ञा घकार की संज्ञा हलंत्यम से यकार की संज्ञा तत्सलोप से लोप करने के बाद अप मृज अशेष रहने के बाद एक नियम आता है मृजेर वृद्धि। क्या नियम आता है? मृजेर वृद्धि। नियम क्या कहता है कि मृज के रिकार को वृद्धि आदेश हो जाए। मृज धातु के रिकार को क्या हो जाए? वृद्धि आदेश हो जाए। है? तो मृज के रिकार को वृद्धि होगी और उर्ण रपर से रपर भाव करेंगे तो क्या बनेगा? आर। है? तो रूप क्या बना हमारा? अप मार्ज अ। अब एक नियम पढ़ा था हमने पूर्व कक्षा में, चजो कु घिन्यतो। सूत्र से जकार के स्थान पर गकार आदेश हो जाएगा, अर्थात च वर्ग के जकार के स्थान पर क्रमशः क वर्ग का गकार आदेश हो जाएगा। च वर्ग में च छ ज तीसरा वर्ण है, क वर्ग में क ख ग तो ग हो जाएगा। तो मार्ज जकार के स्थान पर गकार, तो इनको मिला देंगे तो अप मार्ग। तो एक नियम पढ़ा था हमने, उपसर्गस्य घय मनुष्य बहुलम। नियम क्या कहता है? क्या कहता है कि प के अकार को दीर्घ आदेश हो जाएगा अप के पकार को। जब अप के पकार को दीर्घ आदेश होगा तो क्या रूप बनेगा? अपा मार्ग। और कृत दित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे तो रूप क्या बना? अपा मार्ग। और स्वाज उत्पत्ति विभक्ति कार्य और कर देंगे तो अपा मार्ग है, रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है। क्या आता है? बड़ा कर देते हैं। ईसद दुस सुसु कृथ्रा कृथ्रा अर्थेषु खल। अब ये नियम क्या कहता है? नियम कहता है ईसद अर्थात अल्प, दुस अर्थात कठिनता से और सु अर्थात सरलता से, इन दुख सुखार्थ शब्दों के उपपद रहते धातुओं से खल प्रत्यय होता है। अब तक कौन सा प्रत्यय हो रहा था? खय। और अब कौन सा होगा? खल। कौन सा होगा? खल प्रत्यय। और जब खल प्रत्यय होगा तो रूप क्या बनेगा? बताइए। प्रथम बनेगा दुष्कर। क्या बनेगा? दुष्कर। अब दुष्कर रूप को सिद्ध करते हैं तो दुष्कर में धातु क्या है? क्री धातु है। क्या धातु है? क्री धातु है। भुआदेव धातु वैसे धातु संज्ञा कर दी। दुष्ट उपसर्ग उपपद रहते उपसर्गा क्रिया योग ऐसे उपसर्ग संज्ञा कर देते प्राग धातु से धातु के पूर्व में प्रयोग कर दिया दुष्ट का। तो अभी अभी जो नियम पढ़ा हमने, ईसद दुस सुसु कृच्छ्रा कृच्छ्रा अर्थेषु खल, नियम से खल प्रत्यय हो जाएगा। अब खल का क्या शेष रहेगा? अब कृदंत प्रकरण चल ही रहा है तो कृदतिंग से कृत संज्ञा, आर्ध धातुकम शेष से आर्ध धातुक संज्ञा, और लसक्वतदिते से खल के खकार की इत संज्ञा और हलंत्यम से लकार की, और तस्य लोप से लोप करने के बाद हमारे पास शेष रहता है दुष्क्री अ। अब अ रिकार के बाद स्वर अ आ रहा है तो सार्वधातुकार धातु कयो से गुण की प्राप्ति हो रही है री को, क्री धातु के री को, और क्री धातु के री को गुण की प्राप्ति हो रही है तो उन रपर से रपर भाव भी होगा तो अर प्राप्ति हो जाएगी। री को क्या हो जाएगा? अर। तो रूप क्या बनेगा? कर। दुष्कर अ। और आदेश प्रत्ययो नियम आता है, सकार को सकार आदेश हो जाएगा। ठीक है, अर्थात दंत्य सकार को मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। कौन सा सकार हो जाएगा? मूर्धन्य सकार। और जब मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा तो रूप क्या बनेगा? यहां पर ये तालव्य लिखा हुआ है, इसको हम ठीक कर देते हैं। ठीक है, दुष्कर हर स्थान से ये थोड़ा सा हो जाता परिवर्तन, मिला देंगे। कृतधित समासास्थ से प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करेंगे तो दुष्कर हमारा रूप क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ईसत कर क्या है? ईसत कर।
अब ईसद कर में ईसद उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से भुआजो धातु से धातु संज्ञा, उपसर्गा क्रिया योग से उपसर्ग का पूर्व में उपसर्ग संज्ञा, ते प्राग धातु से उपसर्ग का धातु के पूर्व में प्रयोग। बाकी सभी कार्य पूर्व के समान है। यहां पर भी ईसद क्या है ये, एक मिनट, ईसद दुष्ट सुसु कृच्छ्रा कृच्छ्रा अर्थेषु खल नियम से खल प्रत्यय आ गया। अब खल प्रत्यय आ गया तो रूप क्या बना, ईसद क्री खल। बाकी कार्य पूर्व के समान है। सार्वधातुकार धातु के से गुण की प्राप्ति, गुण होने तक, उन रपर से रपर भाव होने तक पूर्व के समान ही है। तो ईसद प्लस कर हमारे पास जब रूप बन जाता है तो एक नियम आता है खरीच। खरीच क्या कहता है कि दकार को तकार आदेश हो जाएगा। अब दकार को तकार आदेश हो जाएगा तो ईसत कर अ और इनको मिला देंगे तो ईसत कर तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो विसर्ग आदि भी हो जाएंगे और ईसत कर रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है सुकरय। सुकरय भी बिल्कुल इसी प्रकार है, कोई परिवर्तन नहीं है। क्री धातु है, सु उपपद है अर्थात उपसर्ग है। ठीक है, खल प्रत्यय आ जाएगा। सार्वधातुकार धातु का से जब गुण हो जाएगा, गुण के बाद रपर भाव होगा तो सु कर हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ये आप स्वयं करेंगे, आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। देखिए, हम अपनी कक्षा को अधिक लंबा ना करके कम समय में अधिक चीजें आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं। तो इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है अतो युच। अतो युच। अब अतो युच क्या कह रहा है कि आकारांत धातु से पूर्वोक्त दशा में युच प्रत्यय हो। आकारांत धातुओं से पूर्वोक्त दशा में युच प्रत्यय हो। और जब युच प्रत्यय होगा तो उदाहरण क्या बनेगा, एक तो ईसत्पान है और एक दुष्पान है, एक सुपान है। अब ईसत्पान है सर्वप्रथम हमारा उदाहरण है, क्या है, ईसत्पान है। अब ईसत्पान है क्या कह रहा है, पा धातु है, आकारांत धातु है, ईसद उपसर्ग है, भुआदो धातु से धातु संज्ञा, उपसर्गा क्रिया योगे से उपसर्ग संज्ञा, ते प्राग धातु से उपसर्ग की उपसर्ग का धातु के पूर्व में प्रयोग, तो ईसद हो गया। तो अतो युच नियम से युच प्रत्यय आ गया। यहां पे जब अतो युच से युच प्रत्यय आ जाएगा तो हमारे पास रूप बनेगा ईसद पा युच। कृदतिंग से कृत संज्ञा, आर्ध धातुकम से आर्ध धातुक संज्ञा, युच के चकार की हम हलंत्यम से इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। अब यू शेष रहा हमारे पास प्रत्यय का, युच का। तो यू शेष रहता है तो एक नियम आपको ध्यान में आ रहा हो तो यू को अक अनादेश यू और वो को आ रहा ध्यान। हाँ, बहुत अच्छे। यू और ना को सूत्र से यू को अन आदेश हो जाएगा, यू को अन और वो को अक। तो रूप क्या बना, इजद पा अन। और खरीचे नियम से आ जाएगा दकार के स्थान पर तकार आदेश, तो ईसद पा अन। ईसद पा अन होने के बाद पा में आ है, उसके बाद अन का न है, तो सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति हो रही है। अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ ईसद पान। और जब ईसत्पान हो जाएगा तो कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके यदि स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो ईसत्पान है रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला उदाहरण आता है दुष्पान। दुष्पान में भी पा धातु है, दुष्ट उपसर्ग है, बाकी कार्य पूर्व के समान है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। ठीक है, आप इसको एक बार करें जरूर। परिवर्तन आता है तो कहां आता है, सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति होने के बाद स्वर्ण दीर्घ आदेश करने, एक आदेश करने के बाद क्या बनता है, दुष्पान। अब दुष्पान में जो सकार है, सकार को सस जुसो रू नियम से रू आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, सस जुसो रू से सकार को क्या हो जाता है, सकार को रू हो जाता है। और रू होने के बाद रू की उपदेश अनुनासिक से संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। और विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा हो जाएगी। और र को
अर्थात रेप को खर अवसाने और विसर्जनीय से विसर्ग आदेश हो जाएगा, तो दुह पान हमारा रूप बन जाएगा। एक नियम हमने पढ़ा था, ईदु दुपधस्य चा प्रत्यस्य। नियम क्या कहता है कि विसर्ग को मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। अब जब विसर्ग को मूर्धन्य सकार आदेश होगा तो हमारे पास रूप क्या बना, दुष्पान कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो दुष्पान है रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। नया नियम क्या लगा है इसमें? यही तो लगा है। क्या लगा है? ईदु दुपधस्य च प्रत्यस्य, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार सुपान है। क्या है? सुपान। अब सुपान में धातु क्या है? यहां पर भी पा धातु है। भुआदेव धातु ऐसे धातु संज्ञा, उपसर्ग संज्ञा, उपसर्ग का पूर्व में प्रयोग। अतो युज से युज आ गया, कृत तिंग से कृत संज्ञा, आर्ध धातुकम से आर्ध धातुक संज्ञा, युज के चकार की हलंत्यम से संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे और यू शेष रहेगा। यू को अनादेश हो जाएगा, यू और ना कऊ से, और पा में अ और आ और अन में अ मिला देंगे तो सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति हो रही है। अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। तो रूप क्या बना हमारा? कृत अधिक समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात सुपान और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो सुपान है। ठीक है, आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। अगली कक्षा में हम अलम खलवो प्रतिषेधयो प्राचाम तत्वा नियम से अपने विषय को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई कक्षाओं के साथ।